जय हिंद। आज भूगोल का चैप्टर 2 आया है, ज्योग्राफी का। आइए देखते हैं कैसे एनसीईआरटी को पढ़ना है, समझना है और अपने एग्ज़ाम में कैसे हमको उसको एग्ज़ाम में हम लागू कर सकते हैं। ठीक है, ये वनडे एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप ये नहीं समझ सकते कि कैसे भूगोल का इतिहास क्या है, कैसे भूगोल बना, क्या ज़रूरत की चीज़ें हैं, ये सभी जो है धीरे धीरे करके डेवलप्ड होता है और आप एग्ज़ाम देते रहते हैं, आपका होता नहीं। मेन कारण क्या है? एनसीईआरटी को ना पढ़ना। एक बार आप ये एनसीईआरटी पढ़ के तो देखिए, तो आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस डेवलप्ड होगा। ठीक है सर, चलिए हम देखते हैं। चैप्टर 2 है, ठीक है। चैप्टर 2 में क्या है? ग्लोब एवं अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। ग्लोब में क्या है? अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अब होती क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? पृथ्वी जो है हमारा गोल नहीं है, पृथ्वी का आकार जो है गोला नहीं है। क्या कह रहा है कि उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव चपटी थोड़ी मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या है? उत्तर और दक्षिण में ध्रुवों में थोड़ी चपटी हुई है और मध्य में थोड़ा फूला हुआ है, उभरा हुआ है। तो आप सोच ही सकते हैं कैसी दिखती होगी। और इसको देखने के लिए कैसा होता है पृथ्वी, आप ग्लोब देख सकते हैं। ठीक है, ग्लोब ये रहा, देखिए ये क्या है? अक्ष है। ये कौन सा अक्ष है? ये दक्षिणी अक्ष, दक्षिणी। और ये है उत्तरी, उत्तरी इधर है, पूर्व है और इधर पश्चिम है। ठीक है, ईस्ट, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। ठीक, ऐसा पृथ्वी दिखता है। और क्या कह रहा है? कह रहा है कि पृथ्वी जो है अक्षांशों पर, मतलब ये उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश थोड़ा चपटा हुआ है। ये जो है जैसा दिख रहा है ऐसा नहीं, थोड़ा यहाँ पे चपटा हुआ है, यहाँ और यहाँ पर। और क्या कह रहा है? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पे थोड़ी चपटी हुई और बीच में थोड़ी उभरी हुई। ये थोड़ा उभरा हुआ पोर्शन है, यहाँ जो है उभरा हुआ पोर्शन है, ऐसे है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब सोच सकते हैं कैसा हुआ हो और कैसा पृथ्वी दिख रही होगी। अब क्या है? ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। जैसे बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते हैं, और पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब होते हैं, जो तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है। ये ग्लोब जो है स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू कोई घूमता हो। जैसे कुम्हार का पहिया देखे होंगे, जब वो अपना भरका वर्का बनाता है, कुल्हड़ उल्हड़ बनाता है, तो जैसे घूमता रहता है सेम वैसे पृथ्वी घूमती है। ठीक है, अपने अक्ष पे। अब क्या है? ग्लोब पर देश देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया गया है। ठीक है, पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। जो पृथ्वी है, किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना सबसे कठिन कार्य है। अब प्रश्न आप ये उठाएंगे, किस स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है? किसी स्थान की जो स्थिति है, जैसे भारत कहाँ है, ये कैसे बताई जा सकती है? अमेरिका कहाँ है, कैसे बताया जा सकता है? आप ये सोचेंगे। अब इसके लिए हम कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं की आवश्यकता होगी, बिंदुओं और रेखाओं की आवश्यकता होगी, जिससे हम ये सोच सकते हैं कि कौन सा स्थान कहाँ पर है। ठीक है, अब अब क्या है? एक सुई ग्लोब में झुकी अवस्था स्थिति, एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसको अक्ष कहा जाता है। अब एक सुई है, अभी आप देख रहे हैं, ये रहा सुई। ठीक है, ये रहा सुई,
ये झुकी हुई है ना, ऐसे तिरछी झुकी हुई, देखिए रहना ऐसे चाहिए, सॉरी रहना ऐसे सीधे चाहिए, लेकिन जो है ये झुकी हुई है, ऐसे तिरछा है। और ये जो है तिरछी झुकी हुई जो है अक्ष पे है, तो इसी को अक्ष कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं जिसको अक्ष कहा गया है। ग्लोब पर दो बिंदु होते हैं, ग्लोब पर दो बिंदु होते हैं। ठीक है, ग्लोब पर दो बिंदुओं से होकर सुई गुजरती है, दो बिंदुओं से होकर सुई गुजरती है, जिन्हें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ऊपर वाले को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ये चीज़ देखिए, पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब ये देखिए पश्चिम, ये पश्चिम है, अभी आपको दिखाया था, ये रहा पश्चिम, पश्चिम, ये पूर्व है, पूर्व। और इसको ऐसे घुमाया जाता है इस वेग में, ठीक, इधर से घुमाया जाता है, ऐसे घूमता है। ठीक है, अब आगे देखिए आप, पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। इन दोनों में एक ही अंतर है, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती। अब जो वास्तविक पृथ्वी है उन पे ऐसी कोई सुई नहीं होती, ये अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती रहती है। पृथ्वी जो है, अब पृथ्वी बना के दिखा रहे हैं, पृथ्वी जो है ऐसे है, ठीक, इस पर कोई सुई नहीं लगी हुई है। ये जो है अपने अक्ष पर जो है ये ऐसे घूमती रहती है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके घूमती रहती है पृथ्वी, अपन ऐसी कोई सुई नहीं होती है, यह अपने अक्ष पे चारों ओर घूमती रहती है, जो एक काल्पनिक रेखा है, इसको हमने काल्पनिक रेखा माना है। ठीक है, एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, और एक अन्य काल्पनिक रेखा है जिसको ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, और वो कौन कौन से हैं, अब आगे पढ़ते हैं। एक काल्पनिक रेखा, उस काल्पनिक रेखा को जो दो बराबर भागों में बांटती है उसको हम विषुवत वृत्त कहते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए ये रहा आपका पृथ्वी, और इसको हम एक विषुवत रेखा, जिसको हम कहते हैं कि काल्पनिक रेखा, ये रही जिसको दो बराबर भागों में बांटी है, इसी को, ये जो है इसी को हम कहते हैं विषुवत वृत्त। ये जो रेखा है इसको ही विषुवत कहा गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहे हैं, स्थित के आधे भाग को, ये जो वृत्त है, ये जो पृथ्वी है, इसके आधे भाग को जो है ये उत्तरी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है, और ये जो है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये कहा गया है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ये दोनों बराबर आधे भाग में होते हैं, दोनों ना कोई ज़्यादा ना कोई बड़ा, ठीक, आधे बराबर भाग में, दोनों आधे बराबर भाग में होते हैं। इसी प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है, एक काल्पनिक वृत्त बनाती है, ना कि वास्तव में है। इसको हम अपनी सुविधा के लिए बनाया गया है, कौन सा देश कहाँ पे है, कैसे है, इसको हम काल्पनिक रेखा के द्वारा ही मान कर ही बता सकते हैं, नहीं तो अमेरिका कहाँ है, भारत कहाँ है, कैसे कोई डिफाइन कर पाएगा। यह पृथ्वी में विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, जो अभी आपको बताया है कि ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। और विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाएं किसको कहा जाता है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक की स्थित के समांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त। देख रहे हैं, ये सभी समान बराबर बनाए गए हैं, इसी को हम वृत्त कहते हैं। ठीक है, समांतर विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक की स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांश रेखाओं को किससे मापा जाता है, अब मापने के लिए
सोचे कि इसको कैसे क्या किया जाए, तो इसके लिए सबसे आसान दिखा कि ये इसको हम ना अंश में मापें। अंश में मापेंगे तो थोड़ा हमको फ़ायदा भी होगा। फ़ायदा क्या होगा कि ज़्यादा भाग दौड़ नहीं, 1 नंबर 2 नंबर 100 नंबर अनगिनत करना पड़ेगा। इससे अच्छा है जो अंश है 360 डिग्री से ज़्यादा तो होगा नहीं, तो वही 360 अंश जो है इसी वृत्त में आ गया। ठीक है, अच्छा अंशों को अंश में मापा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। विषुवत वृत्त जो है जो विषुवत वृत्त है उसको शून्य अंश या अक्षांश को दर्शाता है। शून्य, ठीक है, विषुवत वृत्त को शून्य अंश अक्षांश कहा गया। चूँकि विषुवत पृथ्वी से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी जो है पृथ्वी के चारों ओर वृत्त के 1/4 है। वृत्त के 1/4 इसका मापन होगा जो 360 डिग्री मतलब 1/4 यानी 90 अंश है। इस प्रकार जो है 90 अंश उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है। 90 अंश जो है उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है। जो 90 अंश दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव को 90 अंश दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इसका मापन 360 यानी 1/4 यानी 90 अंश का होगा। दक्षिणी 90 अंश उत्तरी अक्षांश को दर्शाता है और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव दर्शाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त के ऊपर सभी उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश, जो ऊपर के हैं सभी उत्तर के सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश, और सेम वैसे दक्षिण को जो नीचे वाले हैं जो दक्षिण है सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा गया है। इसीलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण भी लिख सकते हैं। समानतः इसे उत्तर या दक्षिण ओ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील, दक्षिणी अमेरिका में बेले होरिज़ोंटे दोनों एक ही अक्षांश पर हैं। जो महाराष्ट्र का चंद्रपुर एवं ब्राज़ील का बेले होरिज़ोंटे दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री उत्तर में एवं बेले होरिज़ोंटे विषुवत रेखा के 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो चंद्रपुर है वो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है और बेले होरिज़ोंटे जो है 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है। मतलब देखिए इंडिया यहाँ पे है, इंडिया यहाँ पे है और अमेरिका यहाँ पे है। अब इसका 20 डिग्री यहाँ पे 20 डिग्री, ठीक है। क्या कहा है, ब्राज़ील जो है ब्राज़ील होरिज़ोंटे जो है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और चंद्रपुर जो 20 डिग्री उत्तरी दक्षिणी 20 डिग्री चंद्रपुर उत्तरी अक्षांश और होरिज़ोंटे 20 डिग्री जो है दक्षिणी अक्षांश पर है। ठीक है, अब आगे जैसे जैसे विषुवत वृत्त से हम दूर जाते अक्षांशों का आकार घटता है। अब देख रहे हैं, अब जैसे जैसे हम ऊपर या नीचे जाएंगे अक्षांश, ये देखिए ये घट रहा है कि नहीं, ये घट रहा है कि नहीं, धीरे धीरे घट रहा है कि नहीं, ऊपर जा रहे हैं धीरे धीरे घट रहा है कि नहीं। और जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त की तरफ आएंगे अक्षांशों का आकार बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे अक्षांशों का आकार धीरे धीरे घटता रहेगा। अब कुछ इम्पॉर्टेंट है। अब विषुवत वृत्त जो है 0 डिग्री उत्तर ध्रुव 90 उत्तर और तथा दक्षिणी ध्रुव जो है 90 दक्षिण के अतिरिक्त
अब क्या है, विषुववृत्त जिसको डिग्री का 0 डिग्री कहा गया है, उत्तरी ध्रुव जो 90 डिग्री उत्तर में है, दक्षिणी ध्रुव जो 90 डिग्री दक्षिण में है। इसके अतिरिक्त भी 4 इम्पॉर्टेंट पूर्व अक्षांश है, समांतर रेखाएं और भी हैं। अब आगे देखते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला जो है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा। और तीसरा है विषुववृत्त के 66 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त, और दक्षिणी विषुवत रेखा 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी वृत्त। ठीक है, अब आइए हम मैप पे देखते हैं क्या क्या सही है। देखिए 33.5 डिग्री में कर्क रेखा, ठीक, और ये वृत्त है विषुवत वृत्त, जिसको जहाँ जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पाए जाते हैं। अब देखिए कर्क रेखा, और नीचे देखिए 33.5, ऊपर 33.5। अब क्या है यहाँ पे, ये मकर रेखा है, समझ में आई बात, ये मकर रेखा। अब इसके बाद 66.5 डिग्री पे क्या है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त। और सेम वैसे ऊपर उत्तर में देखेंगे 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव वृत्त। अब उत्तरी ध्रुव वृत्त और कर्क के बीच में उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पाए जाते हैं। उत्तरी शीतोष्ण मतलब शीत और उष्ण दोनों वाले क्षेत्र पाए जाते हैं, इसी को शीतोष्ण कहा गया है। और सेम वैसे दक्षिण में जो है मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पाए जाते हैं। और 66 डिग्री से दक्षिणी ध्रुव के बीच में दक्षिणी शीत कटिबंधीय, मतलब यहाँ शीत ठंडा प्रदेश है। सेम वैसे ऊपर उत्तर में देखेंगे, उत्तर और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पाए जाते हैं। और विषुवत रेखा कर्क के बीच में उष्ण कटिबंधीय, और विषुवत रेखा मकर के बीच में क्या है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, मतलब यहाँ गर्मी ज़्यादा है तो उष्ण कटिबंधीय उसी को कहा गया है। अब आगे हम देखते हैं कि देखिए अब हम कैसे जानेंगे मकर ऊपर है या नीचे, मकर रेखा ऊपर है या नीचे, और कर्क रेखा ऊपर है नीचे। अब देखिए मकर और कर्क में पहले देखिए मकर क्या है, मकर में मगर शब्द का कुछ प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। मगर कहाँ रहता है, पानी में रहता है, तो पानी कहाँ रहता है, नीचे रहता है। तो विषुवत रेखा से नीचे जो है समझ लीजिए पानी है, आपको मानना है याद करने के लिए। तो वो मगर नीचे रहता है, तो नीचे उसको कर दीजिएगा। और अब कर्क रेखा, कर्क, तो आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। अब इतना आप लोगों को पता चल गया। अब पृथ्वी के जो पृथ्वी के ताप गठबंधी क्षेत्र हैं उसके बारे में सोचेंगे, पढ़ेंगे। अब क्या है, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच दोनों अक्षांशों पर सूर्य वर्ष एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। वर्ष में एक बार सिर के ठीक ऊपर होता है। सूर्य रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर, सूर्य और मकर के दोनों अक्षांशों पर सर के जस्ट ऊपर मान के चलिए सूर्य होता है। वर्ष में एक ही बार होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। जब आपके सर के ऊपर आग जला दिया जाए अंगीठे में, तो आपके जस्ट नीचे ही ऊष्मा सबसे ज़्यादा, गर्मी ज़्यादा आपको ही लगेगी ना, तो वही कहा गया है। इसीलिए ऊष्मा सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। इसीलिए इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, सूर्य जो है वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, एक बार सिर के ठीक ऊपर होता है, इसीलिए वहाँ ऊष्मा अधिक होती है, जिसको उष्णकटिबंधीय कहा गया है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी अक्षांश दोपहर का सूर्य कभी सिर के ठीक ऊपर कभी नहीं होता। ये आपको इम्पॉर्टेंट याद रखना चाहिए, कभी सूर्य रेखा और मकर रेखा के बाद न तो 66 डिग्री, जिसको क्या कहा गया है, जिसको विषुवत रेखा में दक्षिणी ध्रुव वृत्त या उत्तरी ध्रुव वृत्त के वो सर ऊपर कभी नहीं जाता, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तरी ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है, ध्रुव की तरफ जो है सूर्य की किरणें
तिरछी हो, चाहे उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो, वो सीधे कभी नहीं पड़ती, तिरछे पड़ती है। इसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच होने वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। यहाँ का जो तापमान है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच कर्क रेखा ध्रुव वृत्त दक्षिण में जो है मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच जो है क्षेत्र का तापमान जो है हमेशा मध्यम रहता है, इसीलिए वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। जो शीतोष्ण क्षेत्र कटिबंध कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव जो है मेन, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच क्षेत्र में ठंड बहुत होती है। यहाँ का तापमान जो है माइनस में चला जाता है, -40 -80 ऐसे रहता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ जो है सूर्य की किरण हमेशा क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, जो क्षितिज है उससे ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए यहाँ शीत कटिबंधीय क्षेत्र शीत कटिबंध पाए जाते हैं। यहाँ पर जो है शीत कटिबंध पाए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देशांतर रेखा क्या है? किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है। किसी स्थान की स्थिति बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और भी जानकारियाँ भी आवश्यकता होती है। जैसे प्रशांत महासागर स्थित टोंगा द्वीप, हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर 20 डिग्री जो है दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। उनका सही स्थिति जानने के लिए ये पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर किन स्थानों की दूरी कितनी है। इस संदर्भ में जो है रेखाओं के देशांतरी यामोत्तर जो है, आगे बढ़ते हैं, इनको जो है देशांतरी यामोत्तर कहा जाता है। इन रेखाओं को देशांतरी यामोत्तर, किसको? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली रेखा या पूर्व या पश्चिम, इन दोनों के स्थानों को दूरी कितनी है, ये जो रेखा खींची जाएगी इन्हीं को देशांतरी यामोत्तर रेखा कहा गया है। उनके बीच की दूरी देशांतर के अंशों में मापा जाता है। इनके जो बीच की दूरी देशांतर के अंशों के बीच मापा जाता है। बीच की दूरी जो देशांतर अंशों के बीच को मापा जाता है। एक सेकंड। प्रत्येक अंश को मिनट में और मिनट को विभाजित किया गया है। ऐसा क्योंकि समय का सही मापन करने के लिए उनके बीच की ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है तथा ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। क्या कह रहा है? इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है और ध्रुवों पर जाकर जब ध्रुव पे पहुंच जाएंगे वहां पर जाके शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में मिलती हैं। देशांतरी यामोत्तर जो है आपस में मिलती है। अब आइए हम मैप में देखते हैं किसको कह रहा है। इसी को देशांतर, ये जो रेखा देख रहे हैं, ये रेखा जो खींची गई है इसी को कहा गया है। ये जो रेखा आप देख रहे हैं, अरे सॉरी यार, ये जो रेखा देख रहे हैं ये खींची गई है, इसी के देशांतरी यामोत्तर रेखा कहा गया है। ये अक्षांश देख रहे हैं कैसे खींची गई है, सभी को बराबर भागों में विभाजित की गई है और इसका जो है डिग्री जैसे 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री ऐसे करके 90 डिग्री ऐसे खींचा गया है। अब आगे चलते हैं, आपस में मिलती हैं। अब आगे समांतर रेखाओं से विभिन्न देशांतरी यामोत्तर की जो लंबाई है ये समान है। किसकी? रेखाओं से विभिन्न सभी देशांतरी यामोत्तर की लंबाई समान है। यामोत्तर
की लंबाई समान है, सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन होता है। इनकी जो मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन होता है, तभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला है, स्थित से गुजरने वाली यामोत्तर पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इसे यामोत्तर का प्रमुख यामोत्तर कहा जाता है। जो शुरुआत है कहाँ से की जाए सोचा गया, तो बड़ा टेंशन हुआ। फिर सोचे कि ब्रिटिश जो है यहाँ सबसे सभ्य शुरू में हुए, सबसे शिक्षित वही हुए जो सबको जाके राजपाट करना सिखाया। तो वहाँ का एक राजकीय वेधशाला है, यहाँ से जो गुजरने वाली यामोत्तर पूर्व से पश्चिम की ओर गिनती की जाए, तो इसी को प्रमुख यामोत्तर माना गया है। इसका मान जो है 0 डिग्री देशांतर है। यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व, इसको हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम में गणना करते हैं। यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर से मिलकर पृथ्वी के 2 समान भागों में पूर्वोत्तर गोलार्ध एवं पश्चिमोत्तर गोलार्ध में व्यक्त किया जाता है। किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम का प्रयोग करते हैं। अब आगे आगे जानेंगे कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम में यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। ये जो है 180 डिग्री पश्चिम या 180 डिग्री पूर्व जो है एक ही रेखा पर स्थित है। जैसे ये देखिए, ये एक ही रेखा है ना, तो ये ही सबसे, ये पूर्व या पश्चिम इसको हम कह सकते हैं। सॉरी, ऐसे नहीं होगा, ये रहा। अब इसको चाहे पूर्व कहिए चाहे पश्चिम कहिए, इधर पूर्व हो जाएगा इधर पश्चिम हो जाएगा, इसी को कहा गया है। अब ये देखिए ग्लोब में देख लीजिए, अब ये जो है प्रमुख यामोत्तर रेखा है। अब इधर बढ़ेंगे तो इसको पूर्व कहा जाएगा, ये कहा जाएगा 180 डिग्री, ये इधर आके ख़त्म होगा, ठीक है। अब ये ऐसे होगा ना उधर साइड में, अब ये ऐसे जाएगा, फिर इसके बाद इधर साइड में ख़त्म होगा, तो इसी को कहा गया 180 डिग्री पूर्व या पश्चिम। यामोत्तर एक ही दिशा पर स्थित है। अब जो है ग्लोब का अक्षांश समांतर रेखाओं एवं देशांतर रेखाओं द्वारा बनी एक ग्रिड को देखो। अब इसमें क्या कह रहा है, आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर का सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। जब इस अक्षांश और देशांतर रेखा सही बारे में जानकारी हो तो आप इसका पता आसानी से लगा सकते हैं। जैसे असम में 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, 26 डिग्री पूर्वी उत्तर और 90 डिग्री देशांतर दक्षिण। अब ये देखिए कितने का है, 26 डिग्री। अब इधर देखिए 26 डिग्री कितना है, यहाँ 20, ये 20 है, 20 और 6, 20 या 6 26 होगा। 26 कहाँ पे, ये 20 रहा, ये 26 यहीं कहीं होगा। अब इसके बाद 90 डिग्री, अब 90 डिग्री ये 60, 70, 80, 90 ऐसे 90 डिग्री यहीं कहीं होगा, तो इसी को कहा गया है। और ये स्थान कौन सा, असम जो है अपना देश असम इसी बिंदु पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखिए जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, यह बिंदु डुबरी का सही स्थिति होगा। अब ये जो है असम का डुबरी स्थिति यहीं पे होगा। अब आगे चलते हैं। इसको समझने के लिए कागज़ पे एक समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखा खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या इतने से भी लिखिए और क्षैतिज रेखाओं का ख ग घ से लिखिए, और क्षेत्र या ABCD भी कर सकते हैं। क्षेत्रों को व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ऊर्ध्वाधर ये दोनों रेखाएं जहाँ एक दूसरे को काटती है वो व्यक्त कीजिए। इन वृत्तों को आप बस जो भी नाम देना है ABCD उसको नाम से मान लीजिए। अब ऊर्ध्वाधर रेखाओं को पूर्वी देशांतर और क्षैतिज रेखाओं को उत्तरी अक्षांशों में व्यक्त करती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
अब ये देखिए माप है। अब आगे देखेंगे। अब देशांतर और समय की क्या गणना है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन जो है पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, जिससे हमें उसका स्थिति पता चलता है, सुबह हुआ एक शाम हुआ। इससे स्वाभाविक है कि पूरे निर्धारण में जो है इसका बहुत अहम भूमिका है। ठीक है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य द्वारा बनने वाली परछाई से, जो स्थानीय लोग रहते हैं वो कैसे पता लगाया जा सकता है? परछाई से। अब आप चल रहे हैं, सर के ऊपर आपका सूर्य है, तो परछाई जो है आपके पैर के पास, तो कहते हैं कि मध्य दोपहर हुआ है। तो ऐसे है जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बाद सबसे लंबी होती है। परछाई जो है सूर्योदय के समय सबसे लंबी, सूर्यास्त के पहले थोड़ा सबसे लंबी, मध्य दोपहर में सबसे छोटी होती है। जो ग्रीनिच है उसका प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर, उस समय यामोत्तर पर स्थिति सभी स्थानों पर दोपहर की होगी। ठीक है। पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे जो स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है, उस समय ग्रीनिच समय से आगे होगा। जो पश्चिम में है उनका समय जो है पीछे होगा। जो ग्रीनिच, अब क्या कह रहा है, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा, जो पश्चिम है उनका पीछे होगा। ग्रीनिच समय कहाँ क्या है वो अभी आपको बताए थे आगे ऊपर, सोचिए कहाँ की है। अब समय के अंतर की गणना निम्नलिखित विधि द्वारा की जाती है। इसकी गणना जो है निम्नलिखित विधि द्वारा, लगभग जो है 24 घंटे होते हैं एक दिन में, और अक्षांश में 360 डिग्री होती है। अब जो है अक्षांश 360 होता है, तो 24 से भाग देंगे, एक घंटे में 15 डिग्री आएगा, और 60 को एक घंटा होगा, एक घंटे में 60 मिनट होंगे, 60 को 15 में भाग देंगे तो एक अंश बराबर कितना होगा, 4 मिनट होगा। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय क्या होगा, 60 मिनट होगा, मतलब 1 घंटा आगे होगा। तो अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम की ओर जो समय होगा 1 घंटे पीछे होगा, यानी वहाँ 11 बजा होगा। इसी प्रकार ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो उसी समय 180 डिग्री मध्य पर रात्रि होगी। जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो उसी समय 180 डिग्री मध्य रात्रि होगी आगे। अब इसके बाद किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश के उच्चतम बिंदु पर होता है तो उस समय दिन के 12 बजते हैं। इसी प्रकार घड़ी द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। देशांतरी यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान होता है। जो देशांतरी यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय मान समान होगा। अब आगे, हम मानक समय क्यों मानते हैं, हमको मानक समय मानने की ज़रूरत क्या पड़ी? अब देखते हैं। अलग अलग यामोत्तर पर स्थिति स्थानों के स्थानीय मान का अंतर होता है। अब उदाहरण के लिए बहुत से देशों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होता है। अब जैसे रेलगाड़ी है, किसी को यामोत्तर समय के बारे में नहीं पता है, तो वो कैसे रेलगाड़ियाँ जो है उससे दुर्घटना कर सकता है। दुर्घटना होगी तो काफ़ी क्षति, माल की हानि होगी। अब आगे, भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय मान में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है।
तो देश के मध्य भाग से गुजरने वाले किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए, तो जिससे रेलगाड़ियाँ और गाड़ियों के लिए बहुत आसानी से हम लोग कह भेज सके। अब इसके आगे क्या है, मानक समय माना जाए, इसे यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। अब कबीर के भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। कबीर जो है भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। क्यों कहता है? क्योंकि भारत और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट मैच होना है। क्रिकेट मैच जो है लंदन में 2 बजे सुबह में होगा। तो भारत के अनुसार यहाँ भारत जो है यहाँ साढ़े 5.5 घंटे जो है आगे रहेगा। तो भारत जो है समय अनुसार 7:30 बजे शुरू होगा, शाम को देर रात्रि में समाप्त होगा। तो इसमें समय के बीच में अंतर क्या है? 5.5 घंटा का अंतर है। ठीक, लंदन और यहाँ के समय में 5.5 घंटे का अंतर है, वही इसमें बताया गया 5.5 घंटे का अंतर है। और दोपहर के 2 बजे होंगे लंदन में। जब दोपहर के 2 बजेंगे तो इंडिया में जो है 7:30 बजेंगे। कुछ देशों में देशांतरी विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। जैसे रूस में देखिए, सबसे बड़ा देश है, वहाँ 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी के एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र में 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे समय, मानक रेखा और क्या है, समय हो गया, मानक क्यों माना गया, देशांतर और समय के बारे में जान गए होंगे। और क्या नाम है आपको, देशांतर रेखा क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंधी कहाँ पाए जाए, उष्ण कटिबंधी कहाँ पाए जाते हैं, और उत्तरी गोलार्ध रेखा कहाँ है, मकर रेखा कहाँ, विषुवत रेखा में जो है उत्तरी ध्रुव कहाँ है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहाँ है। इस सभी के बारे में आपको जानकारी अच्छे से हो गई होगी। आई होप क्लास आपको अच्छा लगा। जैसा आपको लगेगा कि हाँ कि हमको नहीं समझ में आया, तो आप 1-2 बार क्लास और देखिएगा और हमको एक बार अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो हम चलते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।